अस्सलाम वालेकुम क्लास, मेरा नाम गुलाम असगर है। आज हमारा दूसरा लेक्चर है। हमारा सब्जेक्ट है प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का और हम चैप्टर नंबर 8 डिस्कस कर रहे हैं ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का। लास्ट टाइम जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया था वो हमने ये डिस्कस किया था कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या होती है, फिर ह्यूमन रिसोर्स का रोल क्या है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, फिर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग प्रोसेस को हमने डिटेल में डिस्कस किया था, जिसमें आपने देखा था रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन, ठीक है। उसके बाद उनके इंटरव्यूज़ करना, फिर उनमें से हायर कर लेना, फिर उनकी ट्रेनिंग्स दिलवाना, ओरिएंटेशन देना, ठीक है, उनका कंपनसेशन प्लान्स बनाना, ये सब चीज़ें हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर में हम क्या करने जा रहे हैं जी? आज का लेक्चर में हम चैप्टर का कंटेंट डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके रिकमेंडेड बुक में डिस्कस किया गया है। सबसे पहले है जी मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, सेलिएंट फीचर्स फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, ठीक है। हम फीचर्स डिस्कस करें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। मैं आपको इस चैप्टर के बारे में बता दूं कि ये चैप्टर आपकी टीम मेंबर्स का, इंडिविजुअल एम्प्लॉय का, फिर उनकी वैल्यूएशन के बारे में, फिर ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कमिटमेंट के बारे में, ये सारी उस चीज़ों को डिस्कस करेगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो कहता है corresponding commitment to the organization is expected from employees। अगर आपको पता हो कि एजेंसी रिलेशनशिप किसे कहते हैं, एजेंसी रिलेशनशिप दो बंदों के दरमियान रिलेशनशिप है, उसमें से एक बंदा प्रिंसिपल है और दूसरा एजेंट है। प्रिंसिपल जो भी कहेगा एजेंट उसे फॉलो करेगा। सेम कंडीशन है कि वो कहते हैं कि एम्प्लॉय से एक्सपेक्ट किया जाता है कमिटमेंट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ कि अब वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो ऑर्गेनाइजेशंस की बेटरमेंट के लिए करेगा और ऑर्गेनाइजेशन के हक में करेगा। अब हम ये डिस्कस करना चाहते हैं कि इंडिविजुअल्स की परफॉर्मेंस की अप्रेजल्स किस तरह से तय की जाती है और उनकी पे किस तरह से तय की जाती है। परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड्स होते हैं, आपको पता है कि अभी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया, 360 फीडबैक रिव्यू डिस्कस किया, वो भी परफॉर्मेंस अप्रेजल का एक तरीक़ेकार था। अब जॉब के रूल्स, ये सब चीज़ें, उसके फ्लेक्सिबल कितने होने चाहिए, अडॉप्टेबल हों, एम्पावर्ड कितना करना है, रिजिड होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ अपर मैनेजमेंट तय करती है, ठीक है। अपर मैनेजमेंट तय करके सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस दे देती है लाइन मैनेजमेंट को, ठीक है। लाइन मैनेजमेंट की अब ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि वो ह्यूमन रिसोर्स यानी अपने एम्प्लॉयर से वो तमाम रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करवाएंगे और उनको फॉलो करने के बाद अब इस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को यूटिलाइज करना, ठीक है। मैं इसको दोबारा से आपको रिपीट करता हूँ। सबसे पहले है मॉडल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। अब देखें ना, मॉडल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन हमने जब डिस्कस किया तो मैंने कहा कि सबसे पहले शेयर होल्डर्स होते हैं, शेयर होल्डर्स मिलकर बोर्ड बनाते हैं, बोर्ड बनने के बाद आपका एक सीईओ होता है, चेयरमैन होता है, चेयरमैन से नीचे आपके मैनेजर्स होते हैं, जिनमें से एक मैनेजर जो है वो है एक मैनेजर ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर। उस ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर का काम क्या है कि वो पॉलिसीज़ बनाएगा। किस तरह की पॉलिसीज़ बनाएगा? जिसमें वो एम्प्लॉयज़ की परफॉर्मेंस अप्रेजल के मेथड बनाएगा और उनकी पेमेंट के मेथड बनाएगा, उनके रोल्स को डिस्कस करेगा कि वो फ्लेक्सिबल कितने होने चाहिए, उनको एम्पावर कितना करना है, वो रिजिड होने चाहिए नहीं होने चाहिए, ये सब कुछ आपका ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिसाइड करता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर डिसाइड करने के बाद आपसे पहला क्वेश्चन ये किया जाता है कि ये जो आपका रिसोर्सेज हैं ह्यूमन रिसोर्स के, आप इनको मैक्सिमम यूटिलाइज कैसे कर सकते हैं। आप इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं, इकोनॉमिक्स में आपको एक कॉन्सेप्ट बताया जाता है कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड। तो रिसोर्सेज क्योंकि लिमिटेड हैं और हमें सबसे बेस्ट वे चुनना है उन रिसोर्सेज को यूज़ करने का, तो एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर जो है उसकी ये ड्यूटी है, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि जो उसके एम्प्लॉयज़ हैं उनका सबसे बेस्ट यूज़ करवाया जाए। जी नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं। जी नेक्स्ट स्लाइड है जी लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक एंड प्रोएक्टिव इंसाइट्स। वो कहता है कि बजाय इसके कि हम एम्प्लॉय की तरफ डायरेक्टली जाएं तो हम प्रोएक्टिव अप्रोच बनाते हैं कि पहले से अपनी एक पॉलिसी बना लेते हैं, उस पॉलिसी के मुताबिक हम अपने एम्प्लॉयज़ को डील करेंगे। वो पॉलिसी क्या हो सकती है कि सबसे पहले कौन से वर्कर्स हैं जिनको हम अपने पास हायर करेंगे, फिर उनको हायर करने के बाद उनको कौन कौन से बेनिफिट्स ऑफर किए जाएंगे और उन्हें कितने टाइम पीरियड से पहले नोटिस देना चाहिए अगर हम उन्हें फ्री करने वाले हैं, अगर उन्हें हम रिटायर करने वाले हैं, या फिर उन कौन कौन सी उनके लिए ट्रेनिंग अरेंजमेंट्स करवाए जाए। अब देखा जाए तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कितने एम्प्लॉयज़ हायर करने हैं, हमारे पास कोई ऐसा सिस्टम है भी सही कि नहीं।
वैसे तो ये एक अंदाज़ा होता है, एक प्रोजेक्शन होती है कि कितने लोग रिटायर होने वाले हैं, कितने लोगों की प्रमोशंस होने वाली है, कितने लोग छोड़कर जाएंगे। इन सब चीज़ों की बेसिस पर हम अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड को फाइंड आउट कर लेते हैं। अब बाज़ कंपनीज में क्या होता है कि कंप्यूटराइज सिस्टम बना दिया जाता है। कंप्यूटराइज सिस्टम में वो डेटाबेस बनाता है एम्प्लॉयज़ के कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पर। उनके कैरेक्टरिस्टिक्स बेसिस पर हम ये प्रेडिक्ट करते हैं कि हमारी प्रेजेंट एंड फ्यूचर स्टाफ की नीड्स क्या क्या होंगी। नेक्स्ट इसमें वो डिस्कस कर रहा है कि अब हमने कहा कि कंप्यूटराइज सिस्टम होना चाहिए। कंप्यूटराइज सिस्टम होने के लिए ज़रूरी है कि आपका इन्वायरमेंट भी इतना डेवलप होना चाहिए। इन्वायरमेंट डेवलप होने से क्या मुराद है कि हम अपनी कंपनी में, ऑर्गेनाइजेशन में डेटाबेस मैनेजमेंट अप्लाई करते हुए एक सिस्टम बना लेते हैं, जिस सिस्टम में हम सारे एम्प्लॉयज़ की कैरेक्टरिस्टिक्स वगैरह और उस पर प्रोडिक्शन भी लगा रहे हैं। लेकिन अगर हमारे एम्प्लॉयज़ को वो यूज़ करना ही नहीं आता, लाइक हमारे बेबी बूमर्स जो 1980s के बाद जिनकी पैदाइश है, उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करने में मुश्किल होती है, टेक्नोलॉजी को समझने में मुश्किल होती है। तो अगर हमने अपना सिस्टम बना भी लिया है और हमारे एंड यूज़र को वो इलेक्ट्रॉनिक वर्जन पसंद ही नहीं आ रहा, उसे डिफरेंस ही नहीं पता चल रहा कि वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस किस तरह से चल रहा है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को किस तरह से इफेक्ट कर सकती है, क्योंकि उन्हें एजुकेशन नहीं दी गई। ठीक है, तो ये सारा सिस्टम तो एक तरफ। अब मेन क्वेश्चन हमारे पास ये आ जाता है कि एम्प्लॉय का एटीट्यूड डेवलप करना काम की तरफ और उससे मोटिवेशन दें। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है कमिटमेंट टू द ऑर्गेनाइजेशन। अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि एम्प्लॉय खुद बहुत इंक्लाइंड होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन की तरफ। एम्प्लॉय की कमिटमेंट होनी चाहिए ऑर्गेनाइजेशन के साथ। वो जो भी एक्टिविटी करेगा वो ऑर्गेनाइजेशन के हक में करेगा। अब यही डिफरेंस है जो फैक्ट्री एरिया में जो हम एम्प्लॉयज़ रखते थे, जिनसे हम बस टास्क देते थे और हम उसे पूरा करवा लेते थे, और ये जो अब करंट हमारे पास सिस्टम है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का, उसमें डिफरेंस यही है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ को एम्पावर करते हैं, उन्हें स्टेटस देते हैं, उनको क्वालिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं ताकि वो क्वालिटी प्रोडक्शन कर सकें। यहाँ लिखा हुआ एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़। एम्पावरिंग एम्प्लॉयज़ में आपको कॉन्सेप्ट बताता चलूँ, ये कॉन्सेप्ट यूज़ होता है सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन का। सेंट्रलाइजेशन से मुराद ये होता है कि आपका तमाम कंट्रोल जो है एक अपर मैनेजमेंट के पास है। आपको बस टास्क असाइन किए जाएंगे और आपको उस टास्क को कंप्लीट करना है। आप उसमें कोई भी किसी भी किस्म का डिसीजन नहीं ले सकते। अब डिसेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाता है कि वो छोटे छोटे डिसीजन खुद ले लें, छोटे छोटे मसाइल से खुद डील करें। जब बड़ा मसला या बड़ा कोई टास्क अचीव करना हो, बड़ा डिसीजन लेना हो, तब अपर मैनेजमेंट से डिस्कस किया जा सकता है। क्लियर है जी। अब नेक्स्ट स्लाइड पर हम चलते हैं जी। नेक्स्ट स्लाइड है हमारे पास सेल्फ मैनेजमेंट की, कि अभी हमने सारा प्रोस्पेक्टिव पढ़ा ऑर्गेनाइजेशन के लिहाज से कि एम्प्लॉय की कमिटमेंट हो ऑर्गेनाइजेशन की तरफ, ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन सी पॉलिसीज़ बनाएगी, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से इंडिविजुअल की सैलरीज तय करेगी, ऑर्गेनाइजेशन किस तरह से अप्रेजल्स का मेथड क्लियर करेगी, सारी रोल्स से ऑर्गेनाइजेशन के। अब हम आ जाते हैं एम्प्लॉयज़ की तरफ। अब जब ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय को एम्पावर करती है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है कि वो आपको क्वालिटी प्रोडक्शन दे, तो वो एम्प्लॉय सोचने बैठ जाता है कि क्या वो इंडिविजुअली काम करे या टीम वर्क में काम करे। अब देखें टीम वर्क के क्या क्या बेनिफिट्स हैं। अब माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 15 लोगों की टीम बनाई जो कि एक्सेल के प्रोडक्ट पर काम करने वाले थे। ठीक है, ये उनका एक प्रोग्राम है क्रैक करने का, लोटस स्प्रेडशीट प्रोग्राम था, इसे क्रैक करना उनकी जिम्मेदारी थी। अब उन पूरी टीम में जो भी एम्प्लॉयज़ काम कर रहे थे, उनका एजुकेशन लेवल डिफरेंट था, उनका एक्सपीरियंस डिफरेंट था, उनका स्किल सेट डिफरेंट था। ठीक है, उनका परसीविंग लेवल डिफरेंट था। अगर मुझे एक ही बात पूरी क्लास को समझानी है तो मुझे हर किसी के माइंड के लेवल तक आकर उन्हें वो बात क्लियर करनी पड़ेगी। सेम सिचुएशन विद द टीम वर्क था। इसी तरह से जब टीम बना दी थी तो टीम की बेस पर उनकी अप्रेजल को सेट करना, उनकी पार्टिसिपेशन किस तरह से, उनकी प्रोडक्टिविटी किस तरह से जनरेट हुई, उनकी अप्रेजल को इवैल्यूएशन करना बहुत मुश्किल हो जाता था जी। इस चीज़ के लिए हमारे पास बनाया गया एक यूनिटरी प्रोस्पेक्टिव्स क्रिएट किया गया।
इस यूनिटरी पर्सपेक्टिव में ये डिसाइड किया गया कि पूरी की पूरी एंटरप्राइज को, ऑर्गेनाइजेशन को एक एनालॉगस की तरह, एक टीम की तरह, जिसका लीडर भी एक हो, अथॉरिटी भी एक के पास हो, उसे एक समझा गया उस अथॉरिटी के तौर पर। अब उनके पास जब बार्गेन वो करने आए अपने पेज वगैरह, अपनी अप्रेजल्स वगैरह, तो उन्हें एज अ ग्रुप वर्कर्स के तौर पर करनी थी। तो ग्रुप वर्कर्स में एक एवरेज सेलेक्ट हो जाती थी, लेकिन उनको मोटिवेशन नहीं मिलती थी, टास्क अचीव हो जाता था। तो बाद में रिसर्चर्स ने साबित किया है कि जो इंडिविजुअल्स जब हम काम करते हैं तो उनके पास बार्गेन पावर भी ज़्यादा होती है, वो अपनी सैलरीज भी खुद सेलेक्ट कर सकते हैं, उनकी परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन भी अच्छी होती है, उनके टास्क अचीवमेंट की बेस पर होती है। फिर इन सारी एक्टिविटीज़ के अलावा हमारे यूनियंस का रोल, हमारी ट्रेड यूनियंस क्या करती हैं, हमारी गवर्नमेंट क्या करती है, कवानीन बना देती है कि जी पे स्केल इतना होना चाहिए, आपको इतनी जॉब के लिए इतना रेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब लेकिन जब हम बात करें सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में इन कंपनीज में आपकी प्रमोशंस नहीं होती, आपको मैनेजर्स नहीं बनाया जाता, लेकिन आपको रिस्पॉन्सिबिलिटीज जैसे जैसे बढ़ाई जाती हैं, आपकी स्किल सेट जैसे जैसे बढ़ता है, आपके सीनियरिटी की बेसिस पर आपकी सैलरीज बढ़ती रहती हैं। अभी अगेन वही माइक्रोसॉफ्ट की एग्जांपल्स यूज़ की हैं कि वहाँ पर जो सॉफ्टवेयर डेवलपर्स होते हैं वो जो टॉप के एलीट बन जाते हैं, उन्हें आर्किटेक्ट्स कहा जाता है। वो आर्किटेक्ट्स कंपनी के डायरेक्टर्स नहीं बन जाते, लेकिन उन्हें जो रिपोर्ट करना होता है वो चीफ को बेस रिपोर्ट करना होता है, लेकिन वहाँ पर कोई भी फॉर्मल इन्वायरमेंट नहीं होता, इनफॉर्मल होता है। अब है फ्लेक्सिबल वर्क रोल्स से मुराद ये है कि आपको पता है कि टेली वर्कर्स होते हैं, होम बेस्ड वर्कर्स होते हैं, तो पार्ट टाइम वर्कर्स होते हैं। तो वर्क रोल्स को डिस्कस किया जा रहा है। तो कन्वेंशनली ट्रेडिशनली जो यूज़ किया जाता था वो ये कि स्टाफ आता था, वो प्रोडक्शन का स्टाफ, मार्केटिंग का स्टाफ, ऑर्गेनाइजेशन अकाउंटिंग का स्टाफ, वो जो भी उनको रोल्स असाइन किए जाते थे वो मैनेजमेंट के थ्रू, डेलीगेशंस के थ्रू जो उन्हें रोल्स दिए जाते थे वो उन्हें परफॉर्म करता था और वो फिर चले जाते थे। अब इन दोनों के दरमियान सिचुएशन जिनमें जो इनका रिलेशनशिप है, इन्हें 2 डायमेंशन मैट्रिक्स कहा जाता है। 2 डायमेंशंस मैट्रिक्स से मुराद ये है कि अथॉरिटी शिफ्ट होती है किन लोगों के दरमियान, उन लोगों के दरमियान जिनके पास नॉलेज हो और जिनके पास मैनेजमेंट स्किल्स हो, और उन दोनों की कोऑर्डिनेशन हो जाती है। ठीक है, इससे मुराद मैं आपको बताना ये चाह रहा हूँ कि जो ट्रेडिशनली मेथड था उसमें जो एम्प्लॉयर था, आपका मैनेजर था, वो आपको रोज असाइन करता था, आपको रोज कंप्लीट करने होते थे, आपको टास्क अचीव करने होते थे, उसके बाद आपका ख्वाब खत्म। अब ऐसा किया जाता है, अब एक रिलेशनशिप क्रिएट किया जाता है मैनेजमेंट के दरमियान और फिर उस एम्प्लॉयर के दरमियान, जिसके पास नॉलेज और मैनेजमेंट स्किल्स हों वो अपनी स्किल्स के मुताबिक कंट्रीब्यूशन करता है और अपनी एक्सपर्टीज़ के मुताबिक एडवाइस करता है और अपने टास्क को अंजाम दे दिया जाता है। अब देखते हैं मैक्सिमम यूटिलाइजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स। मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि रिसोर्सेज आर लिमिटेड, तो उन रिसोर्सेज को सबसे बेस्ट यूज़ करने के लिए, बेस्ट यूज़ क्या है उसका, कि आप इन रिसोर्स को इतना अच्छे से इस्तेमाल करें कि उसकी कॉस्ट को कट किया जा सके, कॉस्ट कम से कम लगे और बेनिफिट आप ज़्यादा से ज़्यादा लें। तो आप कॉस्ट को कट कैसे कर सकते हैं, जब आप अपनी पावर में फ्लेक्सिबिलिटी लेके आते हैं, अपने स्टैंडर्ड्स में बेहतरी लेकर आते हैं। स्टैंडर्ड में बेहतरी किस तरह से आ सकती है, जब अपन एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाए और उन्हें क्वालिटी इनिशिएटिव्स दिए जाएं। अब देखें ना, एक एग्जांपल दी गई है कि पहले क्या होता था कि एक पीसी जो है वो 10 मिनट में बिल्ड होता था। जैसे ही एम्प्लॉयज़ का आपस में रिलेशनशिप बिल्ड हुआ, इम्प्रूव हुआ, तो लेबर ने क्या किया कि वो 1% से टर्नओवर बढ़ा दिया, यानी कि जहां वो पीसी को 10 मिनट लगाते थे, अब वो एक जो है 9 मिनट्स में या 8 मिनट्स में उस पीसी को कंप्लीट कर लेते हैं। अब उन्होंने क्या किया कि हर मेंबर की ट्रेनिंग को मैंडेटरी कर दिया 8 दिन के लिए, 1 साल के अंदर 8 दिन की ट्रेनिंग उसे लाजमी दी जाएगी। याद रखें कि हम ये सारे मेथड पढ़ रहे हैं ताकि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स को मैक्सिमम यूटिलाइज कर सकें। अब सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एंड प्रोडक्शन, अब सारी बातें हमने डिस्कस की, अब हम उन्हें सॉफ्टवेयर के लिहाज से उन फ्लेक्सिबल रोल्स को, सारे जो भी हमने डिस्कशन किए है, अब हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के लिहाज से उसे करेंगे। अब देखिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के बिजनेस में क्या होता है कि लोग कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, सब कॉन्ट्रैक्ट में काम करते हैं, फुल टाइम बेसिस पे काम करते हैं, पार्ट टाइम बेसिस पे काम करते हैं, हाउस जॉब करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, एजेंसीज के थ्रू काम करते हैं। तो ये सारी बातें हमने डिस्कस की। अच्छा, फ्रीलांसर क्या होता है, फ्रीलांसर का कॉन्सेप्ट डिस्कस किया क्या है
फ्रीलांसर जो है ये एक परमानेंट एम्प्लॉय क्या करता है, सब कॉन्ट्रैक्ट करता है किसी के साथ काम को पूरा करने के लिए एंड यूजर के से। देखें एजेंसी जो होती है, एजेंसी का काम ये होता है कि उन लोगों को ढूंढना जो काम की तलाश में हो और फिर उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट करवाना क्लाइंट के साथ, बस उनका काम वहाँ पे ख़त्म हो जाता है। अब जॉब का कंटेंट क्या होगा, कौन सा काम उन्होंने मांगा है, उनकी एक्सपेक्टेशंस क्या है, ये वो डायरेक्ट क्लाइंट और एम्प्लॉय जो है आपस में डिस्कस कर सकते हैं। अब जब एक एजेंसी एक कंप्लीट प्रोजेक्ट असाइन करती है तो उसे कॉन्ट्रैक्ट हाउस कहा जाता है। कॉन्ट्रैक्ट हाउस का डिफरेंस ये है कि कॉन्ट्रैक्ट हाउस अपनी रिक्वायरमेंट्स के मुताबिक, स्किल सेट के मुताबिक एम्प्लॉयज़ को खुद हायर करता है और ख़ुद रिक्रूट करके उनसे काम करके खुद पे करता है और ख़ुद अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के बाद उसकी रिसीविंग एजेंसी से करता है। अब है टेलीवर्किंग का कॉन्सेप्ट। टेलीवर्किंग का कॉन्सेप्ट होता है रिमोट कंट्रोल कॉन्सेप्ट। रिमोट कंट्रोल से मुराद लोग घर बैठ के जो सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंडर नहीं आते, उनके ज़रिए काम करवाना। ठीक है, बहुत सी ऑफशोर टेलीवर्क काम कर रहे हैं, जैसे अमेरिका की एग्जांपल दी गई है कि वो बारबाडोस, चाइना, इंडिया, आयरलैंड, जमैका, कोरिया, मैक्सिको, इन ममालिक से जो सेल्फ एम्प्लॉयड लोग हैं उनसे टेलीवर्क करवा के अपना टास्क पूरा करवाता है। अब इस चैप्टर पूरे को हम कंक्लूड कर रहे हैं जिसमें हमने यही डिस्कस करना है कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कंपनीज में और उसका कमिटमेंट और कंट्रोल के बारे में। आपको हम डिस्कस कर चुके हैं कि ट्रेडिशनल जो फैक्ट्री अप्रोच यूज़ की जाती थी जिसमें क्या किया जाता था कि मैनेजर जो टास्क असाइन करेगा एम्प्लॉय से परफॉर्म करेगा। अब आगे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, उसमें क्या है कि एम्प्लॉयज़ को एम्पावर भी किया जा रहा है, उन्हें सॉफ्टवेयर को बिल्ड करना उनकी टेक्निक के ऊपर बेस किया जाता है। ठीक है, अब मैनेजरियल कंट्रोल नहीं रहा। ठीक है, एम्प्लॉयज़ को एम्पावर किया जाता है, डिसीजन मेकिंग वो खुद करते हैं, वो खुद बार्गेन कर सकते हैं, उनकी पे कौन सी होनी चाहिए, काम करने की कंडीशंस कैसी होनी चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए और उनका आपस में रिलेशनशिप क्या है, मैनेजमेंट कौन कौन सी अप्रोच यूज़ कर रही है, ये सारी बातें ह्यूमन रिसोर्स से रिलेटेड हैं। हमारा ये चैप्टर यहाँ पर ख़त्म हो जाता है जिसमें हमने ये डिस्कस किया कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या रोल है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की फील्ड में या सॉफ्टवेयर बिजनेस में। इस पूरे चैप्टर में हमने एम्प्लॉय की कमिटमेंट और फिर उसको कंट्रोल करने के सारे टेक्निक्स, अप्रोचेस, मेथड, उन सब चीज़ों को डिस्कस किया है। उन सब चीज़ों के बारे में आपका कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी किस्म का, आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं मुझसे, व्हाट्सएप पे टेक्स्ट कर सकते हैं। ठीक है, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन आपके पास है। ये चैप्टर नंबर 8 है। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 7 डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 एक ही लेक्चर में मैं डिस्कस करके उसको कंक्लूड कर दूंगा और फिर हमारा कोर्स एंड हो जाएगा। थैंक यू सो मच। गुड